अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। अगर आज तक आपको जावास्क्रिप्ट एक मुश्किल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लग रही थी, तो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो जावास्क्रिप्ट आपकी फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन जाएगी, आई गारंटी। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हमारे बुक में मेंशन्ड हैं हम उनको समझेंगे और उन प्रोग्राम्स में रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं हम ना सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे बल्कि ये देखेंगे उन कॉन्सेप्ट्स की हेल्प से हमारा आउटपुट क्या जनरेट हो रहा है, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको ज़ीरो डाउट रहेंगे जो कि कोड से रिलेटेड होंगे। आपको ना सिर्फ कोड समझ में आएगा बल्कि आप कोड लिखना भी सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रोग्राम से जो हमारी टेक्स्ट बुक में मेंशन्ड है। तो सबसे पहले ये हम ये जानेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू टेक्स्ट शो अप कराते हैं। कुछ भी जब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर शो कराते हैं टेक्स्ट, तो वो कैसे शो होता है। सबसे पहले हम एक डायग्राम के थ्रू इस चीज़ को समझ लेते हैं ताकि हमें ईज़िली चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएँ। तो हम ये जानते हैं कि बेसिकली जो हमारा ब्राउज़र होता है, जैसे गूगल क्रोम हो गया, वो कैसे टेक्स्ट को रिप्रेज़ेंट करता है, पहले इसको समझते हैं। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है, हम बेसिकली उसको स्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है? आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब लिखा, तो बेसिकली आप एक स्क्रिप्ट लेना दिखाना चाह रहे हैं अपनी वेबसाइट को, ठीक है? तो आपने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा और जो चीज़ आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी है, बेसिकली वो चीज़ आपकी वेब स्क्रीन के ऊपर शो होगी। तो इसको हम एक एनालॉजी से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक रेडियो स्टेशन पर एक खातून बैठी हैं, एक होस्ट हैं जिनका काम ये है कि उन्होंने पेपर से रीड करना है, रीड करने के बाद उन्होंने माइक पर कुछ बोलना है और वो जो टेक्स्ट है, जो वो बोलेंगी, वो बेसिकली एक स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। तो सेम एज़ इट इज़ आपके पास जो स्क्रिप्ट लिखा होगा, वो जावास्क्रिप्ट में हमने लिखा, देन हमने उसको रीड आउट किया। बेसिकली हम बताना चाह रहे हैं कंपाइलर को, उस इंजन को कि हम क्या चीज़ बोलना चाह रहे हैं। लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट ये शो कराना चाह रहे हैं। तो हमारी वेबसाइट पर अगर कुछ ऐसा शो हो जाए तो इट मीन्स हमने जावास्क्रिप्ट का पहला प्रोग्राम कर लिया, सेम एज़ इट इज़ हमारे पहले प्रोग्राम में। और अगर हम गौर करें तो हमारा जो पहला प्रोग्राम है वो बेसिकली यही काम कर रहा है, हमारा टेक्स्ट शो अप करा रहा है। तो अगर हम इस कोड को बेसिकली समझें तो हमारा जो कोड स्टार्ट हो रहा है, पहले तो हमने एचटीएमएल लिखा और एचटीएमएल को क्लोज किया। ये बेसिकली जब भी हम कुछ जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम लिखेंगे तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एचटीएमएल का टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। उसके बाद का जो कोड है वो हम बॉडी के टैग के अंदर लिखेंगे और बॉडी के टैग ये हमने ओपन किया और ये क्लोज किया। बट जावास्क्रिप्ट का कोड हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है। जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए आपने स्क्रिप्ट लिखना ज़रूरी होता है। फिर हम लिखेंगे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ये चीज लिखनी लाजमी है। हमने स्क्रिप्ट लिखा, देन लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट एंड टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। आपने टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट लिखा तो ब्राउजर को यह पता चला, आपके वेबसाइट जो आप शो कराना चाहेंगे उसको ये पता चला कि अब आपने जावास्क्रिप्ट लिखनी स्टार्ट कर दी है। तो जावास्क्रिप्ट जब ये ओपनिंग इसका टैग होगा, ये हमारा ओपनिंग टैग है जावास्क्रिप्ट का, और ये हमारा क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का टैग हम ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे और ये जो चीज़ है बेसिकली ये चीज़, ये कमेंट है, ठीक है। ये हमने एक कमेंट लिखा है। कमेंट कभी भी आपकी स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होता। हमें स्क्रीन के ऊपर क्या शो हो रहा है, लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट। तो ये क्यों शो हो रहा है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जब भी आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ भी अपनी वेब स्क्रीन के ऊपर शो कराना है एज इट इज, तो आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखेंगे एंड देन आप ये राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वो मैसेज लिख देंगे। तो आपकी वेब स्क्रीन के ऊपर वो मैसेज एज इट इज शो होगा। तो अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो लिखूंगा तो बेसिकली हमारी जो वेब स्क्रीन है यहाँ पर लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट की जगह हेलो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो जो मैसेज हम अपनी डॉक्यूमेंट डॉट राइट में शो कराएंगे वो बेसिकली एज इट इज हमारी वेब स्क्रीन के ऊपर शो होगा, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रिलेटेड टू जावास्क्रिप्ट। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम की तरफ, इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। इवेंट्स क्या होते हैं? ओके, पहले हम इवेंट्स को समझ लेते हैं। इवेंट्स बेसिकली अगर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, आपने कोई बटन प्रेस किया तो
अब बटन प्रेस करने के बाद उसके बाद कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट होगा। तो अब वो जो रिजल्ट कैसे जनरेट होगा, यूजिंग जावास्क्रिप्ट हम इस चीज़ को समझ लेते हैं। एक सिंपल सी एनालॉजी को समझते लेते हैं। हाउ अ बटन क्लिक ट्रिगर्स अ जावास्क्रिप्ट अलर्ट। इट मीन्स कि अगर आपने कोई बटन प्रेस किया अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो उसके बाद जावास्क्रिप्ट वो मैसेज कैसे शो कराएगा। फॉर एग्जाम्पल एक मैसेज है बी श्योर का, ठीक है। बी श्योर आपने एक मैसेज है, आप ये चाहते हैं कि बी श्योर जो ही यूज़र क्लिक करे तो कुछ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक एरोप्लेन में, ठीक है, एंड आप मिसाइल फायर करना चाह रहे हैं, एंड देन जो ही आप मिसाइल फायर करने से पहले श्योरिटी लेना चाहते हैं, तो आप बी श्योर के बटन को प्रेस करेंगे तो आपको पास फ़ौरन मैसेज आ जाए, आर यू श्योर? ठीक है। तो हम कुछ इस टाइप की एनालॉजी से समझ सकते हैं कि जावास्क्रिप्ट भी कुछ इस टाइप का हमारा अलर्ट मैसेज शो कराता है, जो कि इवेंट के थ्रू हम अकर कर सकते हैं। तो ये इवेंट्स और बटन्स कैसे काम करते हैं, हम इसको समझते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग में पहले आप एक बात समझ लें कि जब भी कोई चीज़ दो ब्रैकेट्स के साथ आती है, ये वाले ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट्स के साथ, इसको हम इवेंट या फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। इवेंट या फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक रीयूजेबल कोड होता है। इसमें हम एक ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, ये कैसे वर्क करेगा, अब हम इसकी फंक्शनिंग को समझते हैं। हमने सबसे पहले एचटीएमएल लिखा, देन हमने इसके हेड सेक्शन के अंदर हेड सेक्शन लिखा, और हेड सेक्शन में हमने स्क्रिप्ट का टैग लिख दिया, ओके। और स्क्रिप्ट में हमने बेसिकली जावास्क्रिप्ट को बता दिया कि यहाँ से हमारी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो चुकी है, ओके। तो अब हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा है, ओके। अब फंक्शन बेसिकली कौन सा है, फंक्शन किस नाम से है, मैसेज श्योर। तो बेसिकली जो इवेंट है, ये फंक्शन और इवेंट एक ही चीज होती है, ठीक है। हम इवेंट और फंक्शन एक ही चीज होती है। अब ये मैंने कहा कि ये एक रीयूजेबल कोड है, एक ऐसा कोड है जिसको हम रीयूज करेंगे। कैसे रीयूज करेंगे, इसको हम देखते हैं कि हम कैसे यूज करते हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जब भी ये फंक्शन कॉल हो, जब भी इस फंक्शन को बुलाया जाए, कहाँ पर बुलाया जाए, बॉडी के अंदर। जब हम कभी इसको बुलाएंगे, देखते हैं कहाँ पर बुला रहे हैं, तो ये मैसेज हो, आर यू श्योर, अलर्ट मैसेज हो आपकी स्क्रीन के ऊपर, आर यू श्योर, ये शो। बट ये हो कैसे रहा है, हम इसको ये समझते हैं। हमने एक फंक्शन बनाया मैसेज श्योर के नाम से, ठीक है। और फंक्शन के अंदर हमने क्या लिखा, अलर्ट। अलर्ट बेसिकली ये मैसेज शो कराएगा, ये वाला आर यू श्योर, ओके। अब हम जब बॉडी में आते हैं, ठीक है, बॉडी सेक्शन में आते हैं, तो डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन ए बटन। आपकी वेबसाइट की बॉडी में ये चीज शो होगी, डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन ए बटन। एंड आपने इनपुट टाइप एक ले लिया बटन, इट मीन्स एक बटन बन जाएगा आपकी वेबसाइट के ऊपर। हमने बटन किया, और जो ही यूजर ऑन क्लिक करे, बटन पे क्लिक करे, तो क्या चीज कॉल हो, फंक्शन कॉल। ये कॉल करेगा फंक्शन को। किस फंक्शन को, ये जो फंक्शन हमने मैसेज श्योर के नाम से बनाया था, ठीक है। तो जो ही यूजर इस बटन को क्लिक करेगा, तो मैसेज श्योर का बटन फंक्शन कॉल होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, बी श्योर। यानी कि जो ही यूजर को क्लिक करेगा इस बटन को, तो इसके ऊपर बी श्योर का वर्ड लिखा हुआ होगा, ठीक है, जो कि हमने वैल्यू में बताया है। और ये जब इसको हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये वाला मैसेज हमें शो होगा। तो इसकी आउटपुट पर जब हम जाते हैं, तो जब भी यूजर बी श्योर के बटन को क्लिक करते हैं, तो हमारे पास ये वाला मैसेज शो होता है, आर यू श्योर, ठीक है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमने फंक्शन के अंदर क्या चीज लिखी है, अलर्ट। अलर्ट का मैसेज शो हो रहा है, आर यू श्योर। तो ये अलर्ट वाला मैसेज जो है, सारे का सारा मैसेज, ये किस वजह से शो हो रहा है, हमारे फंक्शन की वजह से। और ये हमारा क्या है, अलर्ट मैसेज। तो आपने फंक्शन जब भी क्रिएट करना है, आपने दो ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया, और अलर्ट मैसेज एक पॉपअप स्क्रीन शो होती है आपकी वेबसाइट के ऊपर। तो जो ही हमने इस बटन बी श्योर के बटन को क्लिक किया, तो हमारे पास एक अलर्ट मैसेज शो हुआ, और वो अलर्ट मैसेज हमने कहाँ पर लिखा था, फंक्शन में। दैट्स इट। आपने इनपुट टाइप ली बटन की, इस बटन के अंदर ऑन क्लिक इवेंट क्रिएट किया हमने, और इस इवेंट में हमने इस फंक्शन को कॉल किया, और उसकी वैल्यू क्या है, बी श्योर। दैट्स इट। यही हमारा प्रोग्राम है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। इस प्रोग्राम में हम ये जानेंगे कि हम कैसे एक वेरिएबल्स का यूज करते हुए चीजों को शो कराते हैं, ठीक है। तो वेरिएबल्स का हम कैसे यूज करते हैं, हम हमारे पास एक बेसिक सा कोड है, ठीक है। देन हम ये देखेंगे कि वेरिएबल कैसे काम करता है, और वेरिएबल आपको आउटपुट कैसे शो कराता है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक, पहले हम ये समझ लेते हैं वेरिएबल होता क्या है। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल को हम ऐसे समझ लेते हैं कि वेरिएबल एक
कंटेनर है, ठीक है, जो कि एक वैल्यू होल्ड करता है, उसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है और हम एक दूसरा वेरिएबल भी देख रहे हैं कि वो भी एक कंटेनर है और वो भी एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। हम ये चाह रहे हैं कि एक स्क्रीन के ऊपर, एक बिल बोर्ड के ऊपर 2 वेरिएबल्स की वैल्यू शो हो जाए। तो ऑब्वियसली हम 2 वेरिएबल्स को शो कराएँगे वन बाय वन, तो हमारे पास उनकी वैल्यू शो होगी। तो हम उनको ऑब्वियसली कहीं न कहीं सेव करके लेकर जाएँगे, किसी लोकेशन पर रखेंगे, किसी कंटेनर में रखेंगे, तभी तो वो शो होंगी। तो हमारी कंप्यूटर स्क्रीन भी ऐसे ही काम करती है कि वेरिएबल बेसिकली एक लोकेशन लेता है, एक कंटेनर में जगह लेता है। हम यहाँ पर वेरिएबल नेम इज़ इक्वल टू एसएन ले रहे हैं, तो एसएन क्या है? एक कंटेनर में जगह ले रहा है। एक कंटेनर है, एक मेमोरी लोकेशन आपके कंप्यूटर में, जो कि एक एसएन के नाम से है। देन हमारे पास एक रिवॉर्ड नाम से एक कंटेनर है, बट उसके पास वैल्यू क्या है? ये इज़ इक्वल टू बेसिकली उसको वैल्यू दे रहा होता है। तो हमने रिवॉर्ड नाम का एक वेरिएबल बना लिया, जिसको हमने 5000 की वैल्यू दे दी है, ठीक है? तो अब हम बिल बोर्ड पर ये बताएँगे एसएन गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ 5000, ठीक है? तो इस प्रोग्राम में हमें ये क्या चीज़ समझ में आई कि हम वेरिएबल्स को कैसे स्टोर करते हैं और स्टोर करने के बाद कैसे शो कराएँगे। तो हमें पहले कंटेनर में एक चीज़ शो कराई एसएन के नाम से, स्टोर कराई, और दूसरे वेरिएबल में हमने 5000 स्टोर कराए एंड देन बिल बोर्ड के ऊपर शो करा दिया। तो ये किसकी हेल्प से हुआ? हमने वेरिएबल की हेल्प से ये काम किया है। तो अब हम कोड पर आ जाते हैं, एग्ज़ैक्टली कोड कैसे काम कर रहा है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद हमने एसन के नाम से एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ कराया है। इनिशियलाइज़ और डिक्लेयर कराना भी समझ लेते हैं। इस चीज़ को कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर कराना, वेरिएबल, ठीक है? आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। डिक्लेयर करना मीन्स बताना कि एक रिवॉर्ड नाम से वेरिएबल बना दो, ठीक है? तो आपके कंप्यूटर ने क्या किया? रिवॉर्ड नाम से एक वेरिएबल बना दिया, ठीक है? अब मैं नीचे ये बता रहा हूँ कि रिवॉर्ड के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर दो 5000। इट मीन्स कि जो रिवॉर्ड के पास वैल्यू है वो क्या है? 5000। तो रिवॉर्ड नाम के कंटेनर में, वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर किया है वो 5000 है। इस काम को हम वेरिएबल डिक्लेयर करना कहते हैं, जहाँ पर हम var रिवॉर्ड लिखते थे, और इस चीज़ को हम कहते हैं इनिशियलाइज़ेशन, जहाँ पर हम इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करते हैं, इनिशियलाइज़ेशन। तो जब आपने इक्वल टू का साइन लगाया और बताया कंप्यूटर को कि एक वेरिएबल है, उसके पास वैल्यू क्या है? 5000। तो हमने यहाँ पर 2 वेरिएबल लिए। पहला वेरिएबल लिया नेम इज़ इक्वल टू एसन, यानी कि एक वेरिएबल है जिसका नेम नाम का एक वेरिएबल है और उसको हमने नाम क्या दिया? एसन। और हमने दूसरा वेरिएबल लिया है रिवॉर्ड नाम से, जिसके पास वैल्यू क्या है? 5000। और हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा? आपके वेबसाइट के डॉक्यूमेंट पर लिखेगा, शो कराएगा नेम, ठीक है? नेम बेसिकली क्या है? वेरिएबल है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ समझने की है कि जो चीज़ आपको इन्वर्टेड कॉमा के बगैर दिखेगी इसके अंदर, वो वेरिएबल होगा, ठीक है? ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल है। तो ये वैल्यू लेगा, ये एसएन देखें, ये वेरिएबल है और ये 5000 भी क्या है? वेरिएबल। बट ये जो इन्वर्टेड कॉमास में जो कुछ भी हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के पास, वो एज़ इट इज़ शो होगा। अब अगर मैं लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद इन्वर्टेड कॉमा में हेलो, ठीक है? तो हेलो बेसिकली एज़ इट इज़ शो होगा। तो यहाँ पर फिर हेलो शो होगा, अगर मैं इन्वर्टेड कॉमा में हेलो लिखूँगा। तो बेसिकली ये ऐसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या शो करा है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम हमारे पास क्या था? एसएन। और उसके बाद क्या है? गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज़, गेट्स अ रिवॉर्ड ऑफ रुपीज़। क्या रिवॉर्ड? तो रिवॉर्ड क्या है हमारे पास? 5000। तो ये हमारे पास ऐसे शो हो रहा है। तो ये था हमारा दूसरा प्रोग्राम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जहाँ पर हम वेरिएबल और इसकी वैल्यूज़ को मज़ीद डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो इसका अगर हम एक ब्लूप्रिंट देखें सबसे पहले इस प्रोग्राम का, तो ये कैसे काम कर रहा होता है? आपने एक सिंपल, हमने वेरिएबल ले लिया ए, बी और रिवॉर्ड। 3 टाइप के हमने वेरिएबल ले लिए। हमने रिवॉर्ड को जो वैल्यू दे दी है, वो हमने दे दिया 5555। अब ए इज़ इक्वल टू हमने क्या किया? एक ऑपरेटर यूज़ किया। हमने 2 फंक्शंस यूज़ किए हैं, ठीक है? ये ऑपरेटर यूज़ किए हैं, मैथमेटिकल ऑपरेटर यूज़ किए हैं, जिनका काम क्या होगा? ये हम समझने की कोशिश करते हैं। हमने ए का जो आंसर है वो इस ऑपरेशन से निकल कर आएगा, और जो बी का आंसर है वो इस ऑपरेशन से निकल कर आएगा। हम रिवॉर्ड को क्या करेंगे? इसकी परसेंटेज निकालेंगे 10 से, यानी कि ये मॉडुलस का साइन है, रिवॉर्ड मॉडुलस 10 एंड रिवॉर्ड मॉड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है? और उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करेगा? ए की वैल्यू लेगा, 2 लाइन्स लगाएगा और बी की वैल्यू लेगा। बट ये काम कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पे एक रिवॉर्ड नाम का वेरिएबल है, वो एक मशीन में से गुजरता है और एक तरफ से एक ऑपरेशन परफॉर्म होता है, और वो आपको रिवॉर्ड देता है मॉडुलस के साइन का, ठीक है? और जो आपका डिवाइड वाला है साइन, वो डिवाइड करके आपको एक आंसर दे रहा होता है, ठीक है? तो बेसिकली हमारे पास 2 चीज़ें शो होती हैं, ए की वैल्यू शो होती है और बी की वैल्यू शो होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली ये साइन क्या काम करता है और ये साइन क्या काम करता है। जब आप
मॉडुलस इस साइन की बात करते हैं तो ये ऐसे काम करता है कि आपने लिखा 5555 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। तो 10 बेसिकली ये साइन बेसिकली रिमाइंडर को डिफाइन करता है कि रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है। जब आपने रिमाइंडर निकालना हो तो हम इस साइन का इस्तेमाल करते हैं, मॉडुलस साइन। 10 5 सर 50, ठीक है। और हमारे पास 55 बचेगा, अगेन 5, और हम इसमें 50 करेंगे और ये 55, और फिर हम 5 करेंगे तो 50। हमारे पास जो रिमाइंडर बच जाएगा अगेन 10 का, ये जो वैल्यू आ जाएगी ना 5, ये बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड मॉडुलस 10, ठीक है। तो रिवॉर्ड मॉडुलस 10 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 5 है। तो जो 5 वैल्यू है जो हमारे पास इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के बाद आती है, वो स्टोर किसमें होगी, ए के अंदर, ठीक है। और इसी रिवॉर्ड को जब हम डिवाइड करेंगे 10 के साथ, तो जब हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ऑब्वियसली हमारे पास, हमने जब ये डिवाइड किया तो ये जो आंसर आ रहा था ये बेसिकली किसमें स्टोर होगा, बी के अंदर। ओके, जो कोड है अब इस प्रोग्राम का, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सबसे पहले बॉडी सेक्शन में हमने जावास्क्रिप्ट ऐड कर दी। ऑब्वियसली स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट। अगर आप इतनी सी लाइन लिख देते हैं तो इट मीन्स आपने जावास्क्रिप्ट लिखना स्टार्ट कर दिया। एंड हमने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, अपने प्रोग्राम को बताया कि 3 कंटेनर बना दो जो कि कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करेंगे, ठीक है। तो हमने ये जो पहला कंटेनर है, थर्ड कंटेनर है रिवॉर्ड वाला, इसको एक वैल्यू दे दी है 5555 जो वैल्यू हमने दी है वो रिवॉर्ड को दी है। और हमने ए को बताया है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो और उसके बाद जो वैल्यू निकल कर आए वो ए के अंदर स्टोर हो जाए। और बी के लिए भी हमने यही किया कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो और जो वैल्यू आए वो बी के अंदर स्टोर हो जाए। देन डॉक्यूमेंट आउट राइट क्या करेगा, ए की वैल्यू लेगा जो कि इस ऑपरेशन से निकल कर आएगी, एंड 2 डैश लगाएगा ऐसे, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा में जो भी चीज़ हम लिखते हैं वो एज इट इज आपके आउटपुट में शो होती है, ठीक है। और बी की भी जो वैल्यू आ रही होगी वो ए की वैल्यू पहले लिखी जाएगी, देन 2 डैश और उसके बाद बी की वैल्यू। तो हम ये सीख चुके हैं कि जो ए की वैल्यू है वो मॉडुलस की वैल्यू। तो मॉडुलस की वैल्यू कौन सी होती है, जो कि हम देख चुके हैं कि जब आप मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा होता है, ठीक है, ये बेसिकली डिफाइन करता है किसको, इस साइन को। यानी कि इस साइन में हमने रिमाइंडर को देखना होता है कि आपके पास रिमाइंडर क्या चीज़ आ रही है प्रोग्राम के अंदर। और हम डिवीजन को तो जानते ही हैं, तो ये बेसिकली आपका डिवाइड का साइन है। जब डिवाइड करने के बाद जो आपका कोशेंट वाली वैल्यू आ रही होती है, ठीक है, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है, कोशेंट वाली वैल्यू क्यू, तो फिर हम ये बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे। तो ए की वैल्यू क्या होगी, जो हमारे पास रिमाइंडर आ रहा होगा, ठीक है, और बी की वैल्यू क्या होगी, हमारे पास कोशेंट वाली वैल्यू। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। नेक्स्ट प्रोग्राम में भी हम ये शो करा रहे हैं कि कैसे वेरिएबल्स वैल्यू को होल्ड करते हैं एंड देन उसको हम शो कराते हैं। अब ऑब्वियसली ये भी सिंपल सी एनालॉजी है जहां पर हमारे पास रिवॉर्ड के अंदर एक वैल्यू स्टोर हो रही है और ए जो है वो बेसिकली एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है और बी भी एक ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद एक वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो हमने एक प्रोसेसर के अंदर क्या किया, ए की वैल्यू निकालने के लिए भी एक प्रोसेस किया और बी की वैल्यू निकालने के लिए भी एक प्रोसेस किया, ठीक है। तो ये भी एग्जैक्टली वैसा ही प्रोग्राम है जैसा प्रोग्राम हम अभी सीख चुके हैं। जस्ट हमने इसमें कुछ एडिशनल टेक्स्ट ऐड कर दिया है, ठीक है। तो हम हमारे पास वेरिएबल ए है, वेरिएबल बी है और रिवॉर्ड है, ठीक है। ये बेसिकली कंटेनर्स हैं, वो मेमोरी लोकेशन है जो कोई ना कोई वैल्यू होल्ड करेंगे। तो रिवॉर्ड के अंदर जो वैल्यू हम स्टोर कराना चाह रहे हैं वो वैल्यू है 5555, ठीक है। और हमने जो ए के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद और बी में भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के बाद हमने एक वैल्यू स्टोर करानी है, ठीक है। हम वो सीख चुके हैं कि ये कैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। ये मॉडुलस का ऑपरेशन है और ये डिवाइड का ऑपरेशन है। तो इसमें तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा और इसमें हमारे पास क्वोशिएंट आ जाएगा जो टॉप वाली वैल्यू होती है जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट हम क्या कराना चाह रहे हैं, वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ए इज, तो हमारी जो आउटपुट स्क्रीन है इसमें शो हो रहा है वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल ए इज क्या, ए, ठीक है। तो ए के अंदर जो वैल्यू है वो शो हो जाएगी और उसके बाद हम क्या करें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी आर, यानी कि लाइन ब्रेक, जो अगली चीज आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन शिफ्ट हो जाएगी अब हमारी। तो लाइन ब्रेक ने क्या किया, जो अगली लाइन है ये वाली, इसको बजाय इस जगह लिखने के उसने नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ बी इज, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वैल्यू ऑफ बी इज जो इन्वर्टेड कॉमा में था एज इट इज लिखा गया, उसके बाद जो वेरिएबल बी ने वैल्यू होल्ड की थी वो यहाँ पर शो हो गई। तो ये था हमारा
सेकंड प्रोग्राम जो कि वेरिएबल से रिलेटेड था। अब हम बात करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए हम एक स्टोरी से समझते हैं। लेट्स सपोज कि एक बच्चा है जिसकी एज है 5 ईयर्स। अब वो बच्चा एक पार्क में राइड पर जाना चाह रहा है, एक पार्क में घूमना चाह रहा है। अब वो जब पार्क में जाता है तो वो ना एक गार्ड से मिलता है, ठीक है। अब गार्ड के पास एक रूल बुक है। अब उस रूल बुक में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं और रूल ये है कि कोई भी बच्चा जिसको पार्क में एंटर होना है उसकी एज 3 साल से ज़्यादा ही होनी चाहिए। अगर वो 3 साल से कम उम्र है तो हम उसको पार्क में जाना अलाउ नहीं करेंगे। तो बेसिकली उस रूल बुक की जो डेफिनेशन है वो इफ कंडीशन के ऊपर रिलाई कर रही है। यानी कि अगर कोई बच्चा 3 साल से ज़्यादा है तो अगर के ऊपर हमारा सारा फोकस है। तो उस रूल बुक के ऊपर लिखा था कि अगर बच्चा 3 साल से ज़्यादा है तो हम उसको अलाउ कर देंगे। तो जब रूल बुक देखी गई तो बच्चा 3 साल से ज़्यादा है और उसकी एज मैच की गई कि वाकई वो 3 साल से ज़्यादा था या नहीं था और बच्चे की एज मैच कर गई, तो फिर उसको गार्ड ने अलाउ कर दिया। अब वो पार्क में जा सकता है। सेम इसी तरह हमारी ये इफ कंडीशन वर्क करेगी और हम इसको प्रोग्राम में देखते हैं कि हमने एक स्टूडेंट को एडमिशन देना है बेसिकली, ठीक है। एक स्कूल में उसको एडमिशन देना है तो वो कैसे उसको एडमिशन ग्रांट किया जाएगा। तो बेसिकली जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है हमने सबसे पहले स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिखा तो इनिशियलाइज जावास्क्रिप्ट कि हम बता रहे हैं प्रोग्राम को हमने जावास्क्रिप्ट लिखे। अब हमने जो किड एज है ये किड एज नाम के साथ एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हमने लिखा कि किड एज है 5 साल, ठीक है। अब अगर किड एज 3 साल से ज्यादा है इसके ऊपर हमने कंडीशन लगा दी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कंडीशन। अब ये कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है इसके बीच में जो कुछ लिखा हुआ है उसको रन करने के लिए, उसको शो कराने के लिए, ठीक है। तो क्या किड एज 3 साल से ज्यादा है, यानी क्या 5 3 से ज्यादा है। अगर 5 3 से ज्यादा है कंडीशन ट्रू है तो इस जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट है उसमें जो कुछ भी लिखा है वो हमारे कोड में रन होगा तो एडमिशन ग्रांटेड ये शो होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे हमारा प्रोग्राम वर्क करता है। अगर इसी प्रोग्राम में हम लिखते कि इफ किड एज इज ग्रेटर देन, यहां पर लेस देन की जगह होता ये वाला साइन होता है, ठीक है। लेस देन 3 यानी कि किड एज 2 होती या 1 होती तो ऑब्वियसली ये जो चीज है वो रन नहीं होती। तो हमारे लिए इफ कि जब भी हम लिखेंगे तो उसके बीच में कंडीशन में जो कुछ भी लिखा होगा, कंडीशन में जो कुछ भी लिखा होगा कंडीशन में वो ट्रू होना जरूरी है। अगर तो वो ठीक है, कंडीशन ठीक है तो हम इसके बीच में जो कुछ लिखा है ये यहाँ पर शो होगा, अदरवाइज उसके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा, ठीक है। तो कंडीशन ट्रू होना मस्ट होता है इफ स्टेटमेंट के अंदर। अब हम सेकंड प्रोग्राम में आ जाते हैं जो कि इफ स्टेटमेंट से रिलेटेड है, बट इसमें हम इफ एल्स की बात करेंगे। यानी कि अगर हम अगर वाली कंडीशन देखेंगे, अगर वो ट्रू नहीं होती तो हम क्या करें, ठीक है। पहले तो हम देख रहे थे कि अगर ये हो जाए तो ऑब्वियसली आप ये चीज शो करा दो, बट हम अगर के अलावा वाली भी बात करेंगे अब इस प्रोग्राम में कि अगर वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो हमें क्या शो कराना चाहिए, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को अगर देखें तो शायद हमें चीजें बेटर समझ में आएंगी। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास जो किड एज है हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि किड 3 साल का है, ठीक है। और हमने कंडीशन ये रखती है कि उसको राइड पर जाने के लिए उसकी एज मस्ट बी ओल्डर देन 3 टू एंटर। उसको इस पार्क में जाने के लिए 3 साल से ज्यादा एज होनी चाहिए तो हम उसको अलाउ करेंगे कि वो पार्क में जा सके। लास्ट प्रोग्राम में हमने उसको ये नहीं बताया था कि ठीक है अगर आपकी एज 3 साल से ज्यादा नहीं हो तो आप क्या करो, ठीक है। एल्स वाली कंडीशन नहीं दी थी। एल्स में अब हम उसको बताएंगे कि ऑब्वियसली अब आपकी 3 साल से अगर एज ज्यादा नहीं है, जो कि नहीं है, देखिए किड एज क्या 3 साल और हमने कंडीशन क्या लगाई, ये आपको पार्क में एंटर होने के लिए 3 साल से उम्र ज्यादा होना चाहिए। तो 3 इज नॉट ग्रेटर देन 3 तो कंडीशन इज फॉल्स। अब हम जाएंगे एल्स की तरफ। एल्स में क्या करेंगे, एज रिक्वायरमेंट इज नॉट मेट। आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई इसलिए अब आप पार्क में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा ये प्रोग्राम ऐसे ही काम कर रहा है। हमने जब किड एज लिखी 3 और हमारी ये जो कंडीशन थी इफ किड एज इज ग्रेटर देन 3, क्या 3 से बड़ा है, नहीं, ठीक है। तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी, इफ वाली कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके बीच में जो कुछ लिखा हुआ है वो रन नहीं होगा। तो इस प्रोग्राम में हमारे सामने जो इफ कंडीशन है वो फॉल्स हो चुकी है तो ऑब्वियसली जो जो कुछ एल्स में लिखा हुआ है, एल्स में क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज रिक्वायरमेंट नॉट मेट, ठीक है।
तो ये चीज़ अब जो एल्स में लिखी है ये शो होगी। तो इसका पैराडाइम क्या है कि अगर आपकी इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स हमेशा चलेगा। ठीक है, दैट्स इट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जहां हम कुछ और तरीके से बात करेंगे। अब हमारे पास जो चीज है वो है इफ एल्स एल्स इफ, यानी कि हम इस प्रोग्राम को थोड़ा बहुत देख लेते हैं पहले, देन हम एनालॉजी को भी समझेंगे, इसकी स्टोरी भी समझेंगे। हमारे पास इफ कंडीशन है, अगर इफ कंडीशन फॉल्स होती है, ठीक है, तो हमारे पास एफ एल्स वाली एल्स इफ वाली कंडीशन देखी जाएगी। अगर वो भी फॉल्स होती है फिर एल्स इफ एक और नेक्स्ट कंडीशन देखी जाएगी। अगर ये भी फॉल्स होती है तो लास्ट वाली जो एल्स कंडीशन है वो चलेगी। हम इसको स्टोरी वाइज चीजें समझेंगे तो शायद हमें ज्यादा चीजें इंटरेस्टिंग लगे और हम ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, हम इसको समझते हैं पहले। ये यहाँ पर एक स्टूडेंट है जिसकी एज हमारे पास है 3 साल। हमने बता दिया कि जो चाइल्ड एज है, जो किड एज है वो 3 साल है। ठीक है, उसको नर्सरी में एडमिशन लेने के लिए ज़रूरी है कि उसकी एज जो है वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि नर्सरी क्लास का गेट उसके लिए तभी खुलेगा जब उसकी एज 3 साल से ज़्यादा है। और नेक्स्ट हमने उसके लिए कंडीशन लगा रही है कि हम जब उसके लिए गेट 2 खोलेंगे, केजी क्लास का गेट खोलेंगे, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी 4 साल से एज ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो 4 साल से छोटा है तो हम उसको बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते केजी क्लास के लिए। ठीक है, हमने एल्स इफ की कंडीशन लगाई। अगर वो नर्सरी में जाना चाहता है तो इफ लगेगा, एल्स इफ उसके अलावा अगर वो केजी में जाना चाहता है तो 4 साल से बड़ा होना चाहिए, और अगर एल्स इफ और अगर वो 6 साल से बड़ा है तो हम उसको प्राइमरी में अलाउ करेंगे। ठीक है, तो 3 कंडीशंस है। 3 कंडीशंस, पहली कंडीशन इफ के साथ होती है, दूसरी कंडीशन एल्स इफ के साथ, उसके साथ जितने भी हम नेक्स्ट कंडीशंस लगाते जाएंगे वो एल्स इफ के साथ होंगी। इफ एक बार आएगा और जो बार बार नई कंडीशंस आएंगी हम उनको एल्स के साथ ही इंट्रोड्यूस करेंगे। और जो लास्ट वाली कंडीशन, अगर जो स्टूडेंट है वो इसको भी क्वालिफाई नहीं कर रहा, ठीक है, वो हम देखते हैं कि वो 3 साल से भी बड़ा नहीं है, 4 साल से भी बड़ा नहीं है, 6 साल से भी बड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली हमने एक अल्टरनेट सोल्यूशन देना होगा। अच्छा, तो फिर क्या है? ठीक है, तो वो स्टूडेंट क्या करे, तो हम उसको मैसेज, जो लास्ट मैसेज शो कराएंगे वो एल्स में शो कराएंगे। ठीक है, फाइनल एल्स में। ठीक है, सारे इफ फॉल्स हो जाते हैं तो एल्स कंडीशन चलती है। सेम एज इट इज हमारा जो प्रोग्राम है वो वैसे ही चलेगा। यहाँ पर स्टूडेंट को नर्सरी में एडमिशन नहीं मिलेगा, केजी में नहीं मिलेगा, प्राइमरी में मिलेगा, तो हम वजह ढूंढेंगे ना। तो वजह क्या है? एटलीस्ट हम उसको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम कह रहे हैं किड इज अंडर एज। क्यों? हमें कैसे पता चला? जब किड एज क्या थी? 3 साल थी। ठीक है, तो 3 साल 3 से ज्यादा नहीं है, 4 से भी ज्यादा नहीं है, 6 से भी ज्यादा नहीं है, ऑब्वियसली वो अंडर एज है। ठीक है, अब हम जरा इस प्रोग्राम को देख लेते हैं कि प्रोग्राम कैसे चल रहा है। हमारे पास जो किड एज है वो क्या है? 3 ईयर्स, यानी कि बच्चा 3 साल का है। इफ किड एज इज ग्रेटर देन 3, क्या 3 से बड़ा है? अगर तो ये बड़ा है तो हम शो करा देंगे एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास, लेकिन हमें पता है कि 3 से बड़ा नहीं है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो हमारे पास फॉल्स हो जाती है, और जो कंडीशन के अंदर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट वो शो नहीं होगा। एल्स इफ में हमने कंडीशन दिया है किड एज इज ग्रेटर देन 4, क्या 3 4 से बड़ा है? ऑब्वियसली नहीं बड़ा, तो ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी। तो जिस कंडीशन में लिखा है वो भी नहीं चलेगा। फिर एल्स इफ में हमने एक और कंडीशन दे दी, क्या किड एज 6 से ज्यादा है? किड एज 3 6 से बड़ा है? ऑब्वियसली नहीं बड़ा, तो जिस कंडीशन में लिखा हुआ है वो भी नहीं चलेगा। जब हमारे पास इफ की सारी कंडीशन फॉल्स होगी, फर्स्ट भी फॉल्स, सेकंड भी, थर्ड भी, तो हम लास्ट में जो एल्स में लिखा हुआ है किड इज अंडर एज, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर जो रिजल्ट होगा वो ये शो होगा, किड इज अंडर एज। तो ये था हमारा इफ एल्स एल्स इफ का प्रोग्राम। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस क्या होते हैं? जब भी आप प्रोग्रामिंग में देखें कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है फंक्शन के नाम से, ठीक है, फंक्शन, ठीक है, और फंक्शन के साथ में ये ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो आप समझें कि यहाँ पर हम एक फंक्शन लिख रहे हैं। अब फंक्शन बेसिकली होता क्या है? फंक्शन एक पीस ऑफ कोड होता है जो क्या करता है, जो कि वैल्यू होल्ड करता है। अब ये वैल्यू कैसे होल्ड करता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक बिल देने जाते हैं। जब आप कैशियर के पास जाते हैं और आप ना 5,000 का नोट आपके पास कैश में होता है और आप उसको बिल पे करते हैं। बिल पे करने के बाद जो कैशियर होता है वो आपकी अमाउंट जो है वो इतनी अमाउंट डिडक्ट करता है और अपने पास होल्ड कर लेता है। जब वो हमने कैलकुलेट बिल के नाम से एक फंक्शन क्रिएट किया जिसके अंदर 2 वैल्यूज होंगी, एक तो बिल, एक
अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। और हम इस फंक्शन के अंदर बेसिकली क्या काम कराना चाह रहे हैं, हम अमाउंट रिसीव्ड माइनस बिल कराना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अमाउंट रिसीव्ड और बिल बेसिकली किसका फंक्शन है, इसका कैलकुलेट बिल का। और कैलकुलेट बिल में हमने पहली वैल्यू किसको दे दी है, बिल को, और सेकंड वैल्यू किसको दे दी है, अमाउंट रिसीव्ड को, ठीक है। और इनका जो आंसर होगा बेसिकली वो बैलेंस के अंदर सेव हो जाएगा, ठीक है। और बैलेंस को हम जब भी कॉल कराएंगे तो एग्जैक्टली बैलेंस शो कराएगा। बट ये जो अमाउंट दोनों जा रही हैं, ये बेसिकली पहली वैल्यू किस में जा रही है, बिल के अंदर, ठीक है, बिल के अंदर। और जो हमारे पास दूसरी वैल्यू है, ये कहाँ पर आ रही है, अमाउंट रिसीव्ड में। और कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद, ये कैलकुलेशन परफॉर्म होने के बाद बेसिकली फंक्शन कौन सा है, कैलकुलेट बिल वाला। तो कैलकुलेट बिल के पास वैल्यू स्टोर होती है। जब कैलकुलेट बिल के पास वैल्यू स्टोर होती है तो वो अपने पास ये वैल्यू होल्ड करता है, और जब भी रिटर्न करनी होती है बैलेंस को या किसी भी और वेरिएबल को, तो वो उसको रिटर्न कर देगा। अब जब ये रिटर्न करेगा तो जब हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करेंगे तो वो वैल्यू रिटर्न की वैल्यू शो करा देगा। तो ऐसे हमारा ये प्रोग्राम एग्जैक्टली काम करेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कि फॉर लूप कैसे काम करता है। हम सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि फॉर लूप का मैकेनिज्म क्या है, कैसे कंडीशन चेक होती है, इनिशियल कंडीशन क्या होती है, इनिशियल वैल्यू क्या होती है, और कैसे इंक्रीमेंट होता है। तो ये तीन चीज़ें समझने वाली हैं। पहली चीज़ कि इनिशियल वैल्यू क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, और उसके बाद वैल्यू अपडेट कैसी होती है। ये तीनों चीज़ अगर हम समझ लें तो हमें फॉर लूप में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होती है। तो सबसे पहले जब भी फॉर लूप स्टार्ट होता है तो उसको हम एक इनिशियल वैल्यू दे देते हैं। इनिशियल वैल्यू कैन बी जीरो, आप उसको जीरो वैल्यू दे दें। जैसे हम फिजिक्स में एक इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो दे देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम हमेशा कंडीशन चेक करता है। कंडीशन चेक करता है, अगर तो कंडीशन ठीक है, कंडीशन ट्रू है, तो फॉर लूप के अंदर जो कोड लिखा होगा वो रन होगा, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉर लूप एंड हो जाएगा, फॉर लूप चलेगा ही नहीं। कंडीशन के ऊपर बेस कर होता है। ओके, अब कंडीशन ट्रू है और हमारा फॉर लूप चल जाता है, तो चलने के बाद हम अगेन जाएंगे इंक्रीमेंट, यानी कि जो आई की वैल्यू होगी जो स्टार्टिंग में जीरो थी और कंडीशन ट्रू होगी वो 5 से छोटा है, तो इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट मतलब आई प्लस प्लस। अब आई प्लस प्लस इज इक्वल टू आई प्लस वन, ठीक है। तो विच इज इक्वल टू आई, हमारे पास यहाँ पर क्या था, जीरो, एंड जीरो प्लस वन इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब इंक्रीमेंट होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है आई प्लस वन की, वो क्या आ रही है, वन, ठीक है। अब वन के बाद ये कंडीशन फिर चेक होगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फिर चेक होती है और वन इज लेस देन फाइव, फिर हमारे पास ये आई प्रिंट होगा और फिर अगेन इंक्रीमेंट होगा। तो जब इंक्रीमेंट होगा, अब आई की वैल्यू टू हो चुकी है, ठीक है। अब आई की वैल्यू हमारे पास टू हो चुकी है, आई इज इक्वल टू टू। तो जब टू होने के बाद फिर कंडीशन चेक होगी और कंडीशन ट्रू है, टू इज लेस देन फाइव। जब टू इज लेस देन फाइव तो फिर आई की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ऐसे ही ये लूप चलता जाएगा तब तक जब तक ये फाइव से वैल्यू बड़ी नहीं हो जाती या फाइव के इक्वल नहीं हो जाती। तो हम हमारे पास टू भी प्रिंट हो जाएगा, थ्री भी हो जाएगा। थ्री क्यों होगा, जब हम आई प्लस वन करेंगे थ्री हो जाएगा। थ्री पर कंडीशन ट्रू थी, अब फोर पर भी कंडीशन ट्रू है। अब हम बात करते हैं जब इंक्रीमेंट होने के बाद आई की वैल्यू हो जाती है आई इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। जब आई इज इक्वल टू फाइव हुआ तो फिर आई इज फाइव इज लेस देन फाइव। क्या हम कह सकते हैं कि फाइव इज लेस देन फाइव, विच इज फॉल्स, ठीक है। पाँच पाँच से छोटा नहीं है। तो अब क्या होगा, अब हमारा लूप एंड हो जाएगा। अब ये इंक्रीमेंट या एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो ये तब तक फॉर लूप चलता है जब तक आपकी कंडीशन ट्रू रहती है। तो अब हम एक और एनालॉजी से इसको, एक और स्टोरी से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब तो ये ज़रूरी इसलिए है ताकि ये जो प्रोग्राम है ये हमें एग्जैक्टली बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस प्रोग्राम की। फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि सीढ़ी चढ़ना चाह रहा है और वो अभी ग्राउंड फ्लोर पर खड़ा है और वो स्टेयर्स को क्लाइम करके टॉप पर जाना चाह रहा है, वो छत के ऊपर जाना चाह रहा है। तो जो इनिशियल जगह है, उसकी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो फ्लोर वाली है। लेट्स से हम कह देते हैं उसको, ये जो फ्लोर वाली पोजीशन है अभी वो जीरो स्टेप के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अभी वो जीरो स्टेप के ऊपर है। देन वो एक कदम आगे बढ़ाता है तो वो फर्स्ट स्टेप पर आ जाता है, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन और लास्ट में हमारे पास 10। तो ये मुख्तलिफ स्टेप्स लेकर वो सीढ़ी क्लाइम कर सकता है, सीढ़ी के ऊपर वो जा सकता है और वो छत के ऊपर पहुंच सकता है। बट जरूरी ये है कि उसने एक एक स्टेप लेना है, ठीक है। हमें ये पता होना चाहिए कि उसको मैक्सिमम नंबर स्टेप कितने लेने पड़ेंगे, ठीक है। हम कह देते हैं कि एक जो उसकी पहली पोजीशन है, ठीक है, उसको उसको हम एक कह देते हैं कि वेरिएबल है जो उसकी पहली पोजीशन को डिफाइन करे। उसकी पहली पोजीशन क्या है, जीरो। तो जब उसकी पहली पोजीशन जीरो है तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम उसकी पहली पोजीशन मेंशन कर देंगे कि वो जीरो पोजीशन है, ठीक है। अब उसको ऊपर 10 स्टेप मैक्सिमम जाना है, तो अब कंडीशन चेक होगी कि क्या जो उसने स्टेप लिया है वो 10 स्टेप तो नहीं है, ठीक है।
तो कंडीशन तब तक चेक होती रहेगी जब तक उसका स्टेप्स 10 से ज़्यादा नहीं हो जाते। अब वो पहला स्टेप जब लेगा तो हम देखेंगे कि क्या ये जो स्टेप लिया गया है ये 10वीं सीढ़ी के लिए लिया गया है या पहली के लिए लिया गया है या दूसरी के लिए, ठीक है? तो जब पहला स्टेप लेगा तो वो उसका फर्स्ट स्टेप काउंट किया जाएगा, ठीक है? और देखा जाएगा कि क्या अभी हमने टॉप पर पहुँच गए या नहीं। फिर सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन अप टू 10th स्टेप, ठीक है? तो जब वो 10th स्टेप के ऊपर पहुँच जाएगा तो हम कह सकेंगे कि अब आप लूप रोक दें और अब जो है हम अपनी डेस्टिनेशन पर हम टॉप पर पहुँच चुके हैं, ठीक है? तो तब हमारे लास्ट में हम इसको शो करा देंगे कि फॉर लूप स्टॉप्ड। ये तब तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहती है। अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब प्रोग्राम में बेसिकली जो इंडेक्सेस हैं वो स्टेप्स हैं, ठीक है? तो जो स्टेप इंक्रीज़ हो रहा है वो बेसिकली हम वन बाय वन उस चीज़ को एक कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो सबसे पहले हमने कोड में लिखा जावास्क्रिप्ट को इनिशियलाइज़ किया, जावास्क्रिप्ट लिखी। जब हम लिखते हैं स्क्रिप्ट टाइप इज़ इक्वल टू जावास्क्रिप्ट तो हमने जावास्क्रिप्ट लिखा। हमने एक वेरिएबल ले लिया इंडेक्स नाम से। इंडेक्स नाम से एक वेरिएबल लिया और हमने उसको अभी तक कोई वैल्यू नहीं दी। हमने बता दिया कि ये प्रोग्राम में एक मेमोरी लोकेशन बन जाए इंडेक्स नाम से, ठीक है? अब इंडेक्स नाम से एक मेमोरी लोकेशन बन चुकी है और हम उसके फ़ौरन बाद कुछ शो कराना चाह रहे हैं वेबसाइट पर। क्या शो कराना चाह रहे हैं? फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस। तो जो ही हमने ये लिखा तो ये वाली लाइन आपकी वेबसाइट के ऊपर प्रिंट हो चुकी है। अब हमने जब फॉर लूप लिखना स्टार्ट किया, ये फॉर लूप है सिंपल। स्टार्टिंग में हमने बता दिया कि इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है? 0। अब कंडीशन चेक होगी। अब जब आएँगे हम तो ये जो कंडीशन है इंडेक्स इज़ लेस देन 10 तो 0 जो है वो लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू है। जो ही कंडीशन ट्रू होती है तो हम आ जाते हैं फॉर लूप की बॉडी के अंदर। हम हमेशा जो कुछ इसके बीच में लिखा हुआ होता है वो प्रिंट करा देते हैं। अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इंडेक्स नंबर इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। तो जो चीज़ इन्वर्टेड कॉमा में लिखी होती है, इन्वर्टेड कॉमा में वो एज़ इट इज़ वेबसाइट के ऊपर आती है। तो ये जो लाइन है इन्वर्टेड कॉमा वाली वो एज़ इट इज़ आ गई। उसके बाद इंडेक्स कौन-सा? ये वाला वेरिएबल, ठीक है? अब इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बगैर है, ये जस्ट कॉमास के अंदर लिखा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू आएगी और इसकी वैल्यू क्या थी? 0, ठीक है? तो ये 0 वैल्यू प्रिंट होगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा लूप हमेशा इंक्रीमेंट करेगा, यानी कि इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या थी? 0 और 0 प्लस 1 क्या हो गया? 1। अब जब 0 प्लस 1 होगा और इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन हम कंडीशन बनाएँगे। अब कंडीशन फिर चेक करेंगे, कंडीशन ट्रू होगी, फिर हम लूप में प्रिंट कराएँगे और जब अब हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी वो क्या होगी? 1। याद रखें कि ये जो इनिशियल वैल्यू है जस्ट वन टाइम होगी, ठीक है? वन टाइम होने के बाद हम जाते हैं कंडीशन में, कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के बाद हम वैल्यू प्रिंट कराते हैं और फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होता है। इंक्रीमेंट होने के बाद अगेन कंडीशन चेक होती रहती है। तब तक कंडीशन चेक होती है जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। तो हमारी कंडीशन अब कब फॉल्स होगी? जब इंडेक्स की वैल्यू 10 हो जाएगी। तो जब हम कहेंगे कि इंडेक्स की वैल्यू कह देंगे लेस देन 10 है तो फिर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाएगी तो हमारा लूप बाहर आ जाएगा। जब हमारा लूप बाहर आएगा तो हम क्या प्रिंट कराएंगे? फॉर लूप स्टॉप्ड। तो फॉर लूप स्टॉप्ड। यहाँ पर हमने दो चीज़ें आउटपुट में मिस कर दी और यहाँ पर इंडेक्स नंबर 7 और 8 ये दोनों भी आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंडेक्स नंबर 7 ये भी प्रिंट होगा और इंडेक्स नंबर 8 ये भी प्रिंट होगा, ठीक है? तो ऐसे हमारा फॉर लूप चलेगा और यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। बेसिकली इसमें ना थोड़ी-सी जो स्टोरी है वो चेंज हो चुकी है। पहले हम ये चाह रहे थे कि ये जो किड है वो टॉप फ्लोर पर जाना चाह रहा है। अभी ऑलरेडी टॉप पर पहुँच चुका है बट ये 2 सीढ़ियों का गैप लेकर नीचे आना चाह रहा है। तो ये इस चीज़ को हम कैसे फॉर लूप के थ्रू इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसको पहले समझ लेते हैं। हमने सबसे पहले इस प्रोग्राम में भी एक इंडेक्स वैल्यू बता दी है जो उसकी पोजीशन को डिफाइन कर रहा है कि वो इस वक्त कहाँ पर है। तो हम उसको इंडेक्स वैल्यू पर बता रहे हैं कि ये इसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, ठीक है? अब स्टार्टिंग पोजीशन के बाद हमने उसको बता देना कि आप कौन से नंबर वाली सीढ़ी पर हो, 10th नंबर वाली सीढ़ी पर हो। जब वो 2 स्टेप आगे लेता है तो वो 8 पर आ जाता है, देन वो 6 पर, 4 पर, 2 पर एंड देन लास्ट में ग्राउंड फ्लोर पर। तो हमारा फॉर लूप कब स्टॉप होगा? जब वो ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाएगा। तो ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम चल रहा होगा। तो अब हम इसको समझ लेते हैं इसकी वर्किंग को। यहाँ पर हमने जावास्क्रिप्ट लिख दी, स्क्रिप्ट टाइप इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। हमने उसको एक वेरिएबल बता दिया ताकि हम डिफाइन कर सकें कि उसकी करंट पोजीशन क्या है। उसके बाद हमने ये चीज़ एग्जैक्टली प्रिंट करा दी, ठीक है?
ये वाली क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस। फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस एक्जैक्टली लिखा हुआ आ जाएगा। अब जो फॉर लूप चलता है तो फॉर लूप में इंडेक्स में वो पहली पोजीशन उसकी क्या है 10th, उसकी स्टार्टिंग पोजीशन क्या है 10, यानी कि वो टॉप पर है इस वक्त और उसके पास इंडेक्स की वैल्यू क्या है 10। अब हम देखेंगे कि 10 जो है वो 0 से बड़ा है। 0 से हम क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको मिनिमम लेवल के ऊपर लेकर आना है, उसने अब वो टॉप से बॉटम की तरफ आ रहा है। तो अब हम देखेंगे कि क्या 10 0 से बड़ा है। ठीक है, ऑब्वियसली बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। तो जो इसके अंदर है वो प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा, इंडेक्स ऑफ इंडेक्स नंबर और इंडेक्स की वैल्यू भी क्या थी 10। ठीक है, अब क्या होगा, इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स माइनस टू। इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स इंडेक्स माइनस टू। तो हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या है 10 माइनस टू विच इज 8। ठीक है, तो अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी है, ये डिक्रीमेंट, इसको हम कहते हैं डिक्रीमेंट। जब आपकी वैल्यू माइनस हो रही हो तो डिक्रीमेंट होता है और उसके बाद अगेन कंडीशन चेक करेंगे। ठीक है, अब हम क्या चेक करेंगे कि अब हमारे पास इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 8। अब 8 इज लेस देन 0, कंडीशन ट्रू, तो इंडेक्स की वैल्यू अब 8 हो जाएगी और 8 हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसे 8 प्रिंट होगा, 8 प्रिंट होगा, फिर 2 माइनस हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 के बाद जब हम करेंगे इंडेक्स माइनस टू, तो 2 माइनस टू जो है वो हमारे पास हो जाता है 0। अब 0 पर जब हम कंडीशन चेक करेंगे, क्या 0 0 से बड़ा है, नहीं, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। ठीक है, तो 0 0 से बड़ा नहीं है और ये वाली जो कंडीशन है हमारे पास, जब ये फॉल्स होती है तो फिर हमारा लूप यहाँ से बाहर आ जाएगा और यहाँ से बाहर आने के बाद हम क्या प्रिंट कराएंगे, फॉर लूप स्टॉप्ड। तो फॉर लूप स्टॉप लिखा हुआ आ जाएगा और ऐसे हमारा ये प्रोग्राम वर्क करेगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात करेंगे नेस्टेड लूप के बारे में। नेस्टेड लूप बेसिकली सबसे मुश्किल लूप समझा जाता है, बट हम जिस स्टोरी की मदद से इसको समझेंगे इसके बाद आपको नेस्टेड लूप एक इजीएस्ट लूप लगेगा। तो हम इमेजिन करते हैं कि हम एक गेम खेल रहे हैं। ठीक है, हम ड्रैगन वॉरियर वाली गेम खेल रहे हैं और जैसा कि आपके सामने इस पिक्चर में शो हो रहा है, एक ड्रैगन वॉरियर है। ठीक है, अब उसने क्या करना है, उसने गेम में एंटर होना है और आप एज अ प्लेयर उस ड्रैगन वॉरियर में कुछ मिशंस करना चाह रहे हैं और मुख्तलिफ सारे मैप्स हैं जस्ट लाइक एनी अदर गेम। तो हम कैसे इसको नेस्टेड फॉर लूप की मदद से समझेंगे, इसको हम देखते हैं। तो स्टार्ट में हम एंट्रेंस पॉइंट पर होते हैं इस प्रोग्राम में और हमारे पास ये एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। ठीक है, अब ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ से हम अपने प्रोग्राम में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, गेम में एंटर होते हैं। गेम में एंटर होने के बाद हमें बताया जाता है कि इस गेम में 5 लैब्स हैं। ठीक है, आपने 5 बेसिकली मैप्स को कंप्लीट करना है ताकि आप एग्जैक्टली गेम कंप्लीट कर सकें। ठीक है, बट एक ट्विस्ट है, हर मैप के अंदर, हर एक मैप के अंदर, हर एक मैप के अंदर 3 मजीद आपको मिशंस करने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो जो आपको मिशंस करने पड़ रहे हैं हर मैप के अंदर वो कितने हैं, 3। नंबर ऑफ मिशंस आर 3। ओके, अब आप पहले जब गेम में एंटर होते हैं आप फर्स्ट मैप में आते हैं। फर्स्ट मैप में आते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर आपको 3 मिशंस करने पड़ेंगे, किसमें, फर्स्ट मैप में। देन आप जाते हैं सेकंड मैप में। सेकंड मैप में भी हमें पता चलता है कि हमें 3 मिशंस कंप्लीट करने हैं। देन हम चले जाते हैं थर्ड में। थर्ड में भी 3 मिशंस हमने करने हैं। फोर्थ में भी हमने 3 करने हैं और फिफ्थ में भी 3 करने हैं। ठीक है, फिफ्थ में भी हमने 3 मिशंस करने हैं एंड देन लास्ट में हमारा लूप स्टॉप हो जाएगा, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो एग्जैक्टली हमने 5 जो मैप्स हैं वो कंप्लीट जब कर लेंगे तो एग्जैक्टली हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, हमारी गेम कंप्लीट हो जाएगी और हम ये गेम जीत जाएंगे। तो हम आउटर लूप में बेसिकली हमें ये कहा गया है कि आपने 5 मैप्स कंप्लीट करने और 5 मैप्स में से हर एक मैप में 3 लेवल्स हैं जिनको कंप्लीट करके आप ये गेम कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम इसको जब प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में समझते हैं तो ये कैसे काम करती है, अब आई होप कि आपको बेटर तरीके से ये चीज़ समझ में आएगी। तो जब हम प्रोग्राम की बात करें तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम सबसे पहले जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं और जावास्क्रिप्ट के बाद हम क्या लिख रहे हैं, अबाउट टू एंटर द लूप, यानी कि वी आर अबाउट टू एंटर द लूप। ये चीज़ हमने लिख दी और उसके बाद हमने स्टार्टिंग में बता दिया कि हम अभी फर्स्ट मैप के अंदर एंटर होना चाह रहे हैं और हमारा जो फर्स्ट मैप है ऑब्वियसली वो 5 से कम ही है तो कंडीशन ट्रू होगी, तो हम इंटर हो जाएंगे इनर लूप के अंदर। ये जो इनर लूप है हम यहाँ पर इंटर होंगे और इनर लूप में जो ही हम इंटर होते हैं, याद रखें इंक्रीमेंट नहीं होगा। इंक्रीमेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब कंडीशन ट्रू होगी तो हम इनर लूप में जाएंगे। इनर लूप में जो कुछ भी है जब तक वो फॉल्स नहीं होता हम बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, हम पहले मैप में जब तक तीनों लेवल्स कंप्लीट नहीं करेंगे हम सेकंड मैप में एंटर नहीं हो सकते। तो हमारे पास अबाउट टू एंटर तो लूप प्रिंट होगा और उसके बाद हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, द आउटर लूप। आउटर लूप की अभी हमारे पास क्या वैल्यू है, आउटर लूप की वैल्यू 0 है तो लिखा आएगा आउटर लूप
और उसके बाद आई की क्या वैल्यू है 0, तो 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम जो इनर लूप है इसको देखेंगे, इसके बीच में जो कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। एक दफ़ा कंडीशन ट्रू होगी, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद इस इनर लूप को हम कंप्लीटली कवर अप करेंगे। तो इनर लूप हमारे पास क्या कह रहा है कि आपका पहला लेवल स्टार्ट हो रहा है 0 से, और 0 किससे छोटा है 3 से, और 0 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। तो इसके बीच में जो कुछ लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा, तो जे की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। जे की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। और उसके बाद लिखा हुआ है एनबीएसपी, एनबीएसपी मीन्स नॉन ब्रेकिंग स्पेस, यानी कि ये जो इससे अगली लाइन लिखी है इनर लूप 1, ये नेक्स्ट लाइन के ऊपर ना आए, ये एग्जैक्टली इसी लाइन के अंदर आए, इसलिए हम ये लिखते हैं, ठीक है। तो अब ये दोबारा इनर लूप के ही इंक्रीमेंट में जाएगा, ठीक है। तब तक इंक्रीमेंट करता रहेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं होती है। तो अब जब इंक्रीमेंट होगा तो जे प्लस वन, जे अभी क्या था 0, 0 प्लस वन इज 1, अब 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होने के बाद फिर हमारा लूप एक दफ़ा प्रिंट हो जाएगा, और अगेन फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर एक और दफ़ा हमारा लूप प्रिंट हो जाएगा, यानी कि 3 दफ़ा ये हमारा इनर लूप चलेगा। जब 3 दफ़ा चल जाएगा तो हमारे पास जब ये देखा जाएगा कि जब 3 की वैल्यू है तो 3 इज़ नॉट लेस देन 3, तो जब 3 इज़ नॉट लेस देन 3 कंडीशन फॉल्स होगी तो ये लूप से बाहर आ जाएगा। लूप से जब बाहर आएगा तो फिर क्या होगा, अगेन हमारा आउटर लूप चलेगा। अब आउटर लूप पहले क्या था, आउटर लूप हमारा हमारा पहले क्या था 0, अब 0 प्लस 1 क्या हो गया, 0 प्लस 1 क्या हो गया हमारे पास, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। अब जे की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होने के बाद ये फिर कंडीशन चेक करता है, यानी कि जब हमारे पास लास्ट में जे की वैल्यू, आई की वैल्यू क्या थी 0 थी, 0 के ऊपर ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, कंडीशन ट्रू होने के बाद हम इनर लूप में गए थे, ठीक है। तो ये सारा लूप चला था। इसके बाद अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, जब आई की वैल्यू 1 होगी फिर कंडीशन ट्रू होगी, तो फिर इनर लूप सारा चलेगा। तो आई की वैल्यू 1 के ऊपर भी सारा लूप चलेगा, आई की वैल्यू 2 के ऊपर भी सारा लूप चलेगा, 3 पर भी सारा लूप चलेगा, ठीक है। 4 पर भी सारा लूप चलेगा, ये लूप टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये आई की वैल्यू 4 पर भी सारा लूप चलेगा। तो जब आई की वैल्यू 4 होगी तो भी ये सारा लूप चलेगा 3 के बाद, और ये कब तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं 4 तक, क्योंकि हमने क्या लिखा हुआ है कि आई मस्ट बी लेस देन 5, ठीक है। तो अगर हम ये कह दें कि आई 5 इज लेस देन 5 तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो बेसिकली हमारा जो आउटर लूप है वो कितनी दफ़ा चलेगा 5 दफ़ा, और इनर लूप हर बार 3 दफ़ा, हर बार 3 दफ़ा चलेगा, ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट टाइम जब आउटर लूप चलेगा तो वो 0 होगी उसकी वैल्यू, ठीक है, और वो 3 दफ़ा चल रहा होगा, ठीक है। तो जब इंक्रीमेंट होगा तो फिर उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और वो फिर मज़ीद 3 दफ़ा चल रहा होगा। फिर जब इंक्रीमेंट होगा तो उसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, तो फिर ये मज़ीद 3 दफ़ा चल रहा होगा। फिर इसकी 3 हो जाएगी और 3 के बाद भी ये 3 दफ़ा चल रहा होगा। 4 हो जाएगी आउटर लूप, द आउटर लूप, जब आउटर लूप की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4, फिर ये हमारे पास 1 2 3, 3 दफ़ा ये हमारे पास लूप चल रहा होगा, और लास्ट में जब ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी और ये जब ऊपर आएगा और ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो उसके बाद हम लूप से बाहर आ जाएंगे, और लूप से बाहर आकर हम क्या प्रिंट कराएंगे, लूप टर्मिनेट्स। तो लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा लूप टर्मिनेट्स। तो ऐसे हमारा नेस्टेड फॉर लूप चलेगा। एक बार हमारे पास आउटर लूप की कंडीशन जो ही ट्रू होगी तो हमेशा हम जाएंगे इनर लूप के अंदर, और इनर लूप तब तक चलता रहेगा जब तक इनर लूप की कंडीशन फॉल्स नहीं होती, और इनर लूप की कंडीशन फॉल्स होगी हम वापस आउटर लूप में जाएंगे और चेक करेंगे कि आउटर लूप की कंडीशन ट्रू है, और अगर आउटर लूप की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हम इनर लूप में नहीं जाएंगे, हम प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देंगे। तो ऐसे हमारा नेस्टेड फॉर लूप काम करता है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब हमें ये कहा गया है कि आप नेस्टेड लूप की मदद से एक टेबल प्रिंट कराएं। तो इस प्रोग्राम को भी हम एक स्टोरी की मदद से समझ लेते हैं। लेट्स सपोज कि एक शेफ़ है, ठीक है, और शेफ़ ने बेसिकली 4 डिशेस क्रिएट करनी है, ठीक है, और हर डिश के अंदर जो रेसिपी में इंक्लूडेड हैं 10 चीज़ें शामिल हैं। जो फर्स्ट डिश वो क्रिएट करेगा, लेट्स से हम कह रहे हैं जो फर्स्ट डिश है वो जो क्रिएट करता है उसको हम नंबर 2 दे देते हैं, नेक्स्ट डिश को नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 और नंबर मीन्स 4 डिशेज़ हमारे पास टोटल, ठीक है। अब ये जो 4 डिशेज़ हैं, हर डिश के अंदर हम 10 चीज़ें मिलाकर वो डिश क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट डिश 10 चीज़ें मिलाकर जब क्रिएट होती है तो हम शेफ़ से कहते हैं कि अब आप नेक्स्ट डिश की तरफ आ जाएँ, वो बनाना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट डिश में भी 10 चीज़ें शामिल होती हैं, फिर नेक्स्ट में चले जाते हैं, उसमें भी 10 इंग्रीडिएंट्स शामिल होते हैं, और उसके लास्ट वाले में भी 10 चीज़ें शामिल होती हैं। ऐसे हमारे पास फाइनली 4 डिशेज़, हमारे पास केक बन जाता है, पिज़्ज़ा बन जाता है, ब्रेड बन जाते हैं, और
हमारे पास वेजिटेबल्स भी तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे हमने बेसिकली क्या किया, हर एक डिश बनाने में 10-10 चीज़ें ऐड की और हमारे पास फाइनल रिजल्ट बन गया। एग्ज़ैक्टली ऐसे ही हमारा ये प्रोग्राम काम कर रहा होगा। जब हम टेबल की बात कर रहे हैं, तो हम जब 2 का टेबल लिख रहे हैं, तो एग्ज़ैक्टली हम क्या कर रहे हैं, 2 को 10 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम कितनी बार करते हैं? 10 दफ़ा। जब हम 3 का टेबल लिखते हैं, तो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कितनी बार करते हैं? 10 दफ़ा। जब 4 का लिखेंगे, तो भी 10 दफ़ा, और जब 5 का लिखेंगे, तो भी 10 दफ़ा ही हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो इस प्रोग्राम में बेसिकली हम जावास्क्रिप्ट सबसे पहले लिखेंगे, और हम वेरिएबल को स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? 2 से, यानी कि हम सबसे पहले किस चीज़ का टेबल लिखना चाह रहे हैं? 2 का। 2 इज़ लेस देन 5, नाउ 2 इज़ लेस देन 5, तो इसके इनर लूप में आ जाएंगे। जब इनर लूप में आएंगे, तो इनर लूप के अंदर हम लिखेंगे टेबल ऑफ आई। टेबल ऑफ कौन सा? 2। आई की क्या वैल्यू है? 2, ठीक है, तो टेबल ऑफ आई 2 हो जाएगा। पहली चीज़ हमने लिख दी। अब हम आ जाएंगे इनर लूप के अंदर, और ये जो इनर लूप है, जो हमें कह रहा है j इज इक्वल टू 1, इट मीन्स के कहाँ से मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो? 1 से, और 1 इज लेस देन 10, तो 1 लेस देन 10 है, कंडीशन ट्रू होगी। अब हम आ जाएंगे इस लूप के अंदर। अब हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या होगा? आई क्या था हमारे पास? 2, ठीक है, 2, और उसके बाद हम क्या लिख रहे हैं? आई, और आगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का साइन, आई मल्टीप्लाइड बाय, अभी जे की वैल्यू क्या है? हमने क्या लिखी हुई है? 1, तो जे की वैल्यू 1 है, और इज इक्वल टू उसके बाद लिखा हुआ आएगा, और इज इक्वल टू आ गया आई मल्टीप्लाइड बाय जे। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय जे, तो विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हमारे पास ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, और कॉमा के बाद एनबीएसबी, यानी कि आपकी नॉन ब्रेकिंग स्पेस आ जाएगी, और आपका फिर इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। अभी आई जे की वैल्यू क्या थी? 1, और 1 प्लस 1 2, ठीक है। अब जब 2 हो गया जे, ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारे पास 2 ही है, और जे की वैल्यू भी अब 2 है, तो फिर हमारे पास क्या होगा? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास अब 4 हो गया। फिर जब इंक्रीमेंट होगा, तो 2 की वैल्यू, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी? जो लास्ट टाइम 2 थी, अब क्या हो जाएगी? 3। तो जब 3 होगी, तो फिर हमारे पास 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हमारे पास अब जो वैल्यू आ जाएगी 6 एंड सो ऑन, और ये 10 तक टेबल चलेगा। क्यों 10 तक टेबल चलेगा? क्योंकि j इज लेस देन और इक्वल टू 10। जब ये 10 तक टेबल चल गया j का, तो उसके बाद हम जब 11 होगा j, तो 11 पर कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप बाहर आ जाएगा। जब ये लूप बाहर आएगा, तो i का इंक्रीमेंट होगा। i पहले क्या था? 2, और अब i इंक्रीमेंट के बाद क्या हो गया? 3, तो 3 इज लेस देन 5, कंडीशन ट्रू। अब 3 का टेबल चलेगा, और 3 का टेबल भी कितनी बार चलेगा? 10 बार। फिर 4 हो जाएगा, और 4 का टेबल भी कितनी बार चलेगा? 10 बार। बट हम ये देख रहे हैं कि इसमें 5 का टेबल भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि i इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगर i इज लेस देन 5 होता तो हमारे पास 4 टेबल ही चलते, लेकिन इक्वल टू 5 है, तो इट मीन्स कि 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5 पर कंडीशन ट्रू होती है। इट मीन्स कि 5 का टेबल भी 10 पर चलेगा। तो जब 6 होगी i की वैल्यू, तो फिर हमारा ये लूप स्टॉप हो जाएगा। तो ये था हमारा मैथमेटिकल टेबल वाला प्रोग्राम। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एरे के बारे में। एरे क्या होता है? एरे बेसिकली जब आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी होती हैं। बट ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर करने का मतलब क्या है? हम कैसे मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं? आपने वेरिएबल के नाम बारे में नाम सुना होगा। अगर हम ये लिखते हैं VAR A इज इक्वल टू 1, इट मीन्स कि एक वेरिएबल है आपके कंप्यूटर में, जो कि क्या कर रहा है? जो कि एक वैल्यू होल्ड कर रहा है 1, ठीक है। अगर मैं कह दूं कि ए के पास एक वैल्यू नहीं है, ए के पास 2-3 वैल्यूज हैं। ए के पास वैल्यू है 1B, 2B और 3B, और ये जो तीनों वैल्यू स्टोर हो रही हैं, वो बेसिकली किसके पास हो रही हैं? ए के पास हो रही हैं। अब ये ए जो है वो एरे बन गया है, ठीक है। तो एरे क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। बट जो वेरिएबल होता है वो क्या, कितनी वैल्यू स्टोर करता है? एक वैल्यू स्टोर करता है, दैट्स इट। तो जो चीज, ऐसा वेरिएबल जो मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर रहा होता है, वो एरे होता है। एग्जैक्टली जैसे एक किड है, उसके उसके पास काफी सारे बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और हर बॉक्स के अंदर वो एक नंबर रख रहा है, ठीक है। तो जब हर बॉक्स के अंदर वो नंबर रख रहा है, एग्जैक्टली वो क्या कर रहा है कि वो हर लोकेशन के ऊपर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर कर पा रहा है। तो ये जो वैल्यू स्टोर कर पाना है, बेसिकली वो किसकी हेल्प से हो रहा है? एरे की हेल्प से हो रहा है। तो अगर हम प्रोग्राम में देखें, तो हम प्रोग्राम में क्या लिख रहे हैं? तो हम प्रोग्राम में बेसिकली ये लिख रहे हैं, हम सबसे पहले जब जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट लिखने के बाद हम वेरिएबल एरे नाम से, यानी कि एरे के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। क्या स्टोर करा रहे हैं? 4 2 5
1 और 3, यानी कि सारी वैल्यूज हमने किस में स्टोर करा दी, ए डबल आर में। एक वेरिएबल क्रिएट किया ए डबल आर के नाम से, और अब हमने उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या किया, एरे इज, और एरे के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी वो प्रिंट हो जाएंगी, दैट्स इट, यही थी एरे। ठीक है, अब हम एरे का एक और प्रोग्राम देख लेते हैं ताकि हमें जरा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए एरे के बारे में। हम भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बच्चा है, उसके पास ना मुख्तलिफ जार्स हैं, 0 1 2 3 और 4। ठीक है, एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ जार्स कितने हैं, 5, बट 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हम इसको 4 तक लेकर जाएंगे। ठीक है, अब हम ये कह देते हैं कि जो फर्स्ट जार है वो 0 है, सेकंड 1 2 3 और फिर 4। तो अब जो फर्स्ट जार है, जो 0 नंबर वाला जार है, हम उसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर करेंगे। 1 वाले में भी स्टोर करेंगे, 2 वाले में भी स्टोर करेंगे, 3 वाले में भी स्टोर करेंगे और 4 वाले में भी स्टोर करेंगे। बट ये एग्जैक्टली ये नंबर्स क्या हैं, ये 0 1 2 ये होते क्या हैं, इनको हम कहते हैं इंडेक्सेस। इंडेक्सेस, ठीक है। इंडेक्सेस बेसिकली क्या होता है कि अगर मैंने ए डबल आर के नाम से एक एरे क्रिएट की है और उसमें मैंने रैंडम सी वैल्यू स्टोर कर दी है, मैंने लेट्स से मैंने एक वैल्यू स्टोर की है 3, नेक्स्ट वैल्यू मैंने स्टोर की है 5, देन 6 और 7। तो जो 3 वैल्यू है वो मेरे 0 इंडेक्स पर है, देन 5 वैल्यू 1 इंडेक्स पर है, देन ये 2 इंडेक्स पर 6 है और थर्ड इंडेक्स के ऊपर मेरे पास 7 है। एग्जैक्टली ऐसे ही जो मेरे पास 0 इंडेक्स के ऊपर वैल्यू है, यहाँ पर ये 4 है, जो 1 इंडेक्स पर है वो 2 है, जो 5 तो 2 इंडेक्स के ऊपर है वो 5 है, और जो 3 इंडेक्स के ऊपर है 1 है, और 4 इंडेक्स के ऊपर 3 है। ऐसे मैंने एरे को फिल अप कर दिया और हमारे पास लास्ट में सारे जार कंप्लीट हो गए। उस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो हमने एक खाली एरे क्रिएट किया। सबसे पहले हमारे पास खाली जार्स क्रिएट हो गए, कितने, वी डोंट नो, हमें नहीं पता स्टार्टिंग में हम कितनी वैल्यू स्टोर कराएंगे। बट जो ही हमने उसको इंडेक्स नंबर के हिसाब से वैल्यू पुट की, तो हमने कहा कि फर्स्ट जार है उसमें हमने 4 स्टोर करा दिया, सेकंड में 2 और सेकंड इंडेक्स के ऊपर 5 करा दिया, थर्ड इंडेक्स के ऊपर 1 और फोर इंडेक्स के ऊपर हमने 3 स्टोर करा दिया। और लास्ट में हम क्या करा रहे हैं, एलिमेंट्स ऑफ एरे आफ्टर डिक्लेयरिंग अ नल एरे। नल एरे कौन सी होती है, खाली एरे, जिसमें हमने एग्जैक्टली नहीं पता हमने कितनी वैल्यूज पुट करानी, बट हम 1 बाय 1 उसको इंडेक्स नंबर वाइज पुट कराएंगे। तो इंडेक्स नंबर वाइज अब वो जब वैल्यू स्टोर होगी, तो हमने 0 इंडेक्स के ऊपर 4 शो कराया था, तो सबसे पहले 4 आ गया, देन 2, देन 5, देन 1 एंड लास्ट में 3। तो ऐसे हम एरे में उसके इंडेक्स नंबर वाइज वैल्यू स्टोर करा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, और इसमें हम ये देखेंगे कि कैसे हम वैल्यू को इनपुट करा सकते हैं। तो बेसिकली यूजर से इनपुट लेने का मतलब ये है कि ये जो एरे में हम वैल्यू एंटर करवा रहे हैं, ये यूजर खुद पुट करे। अब इसका क्या मतलब है, जैसे हम लास्ट प्रोग्राम में क्या कर रहे थे, हम बता रहे थे कि एरे 0 के ऊपर जो वैल्यू रखनी है वो 4 रखनी है। ठीक है, वो 4 वैल्यू हम पुट करा रहे थे। ठीक है, एरे 1 के ऊपर हम 2 वैल्यू पुट करा रहे थे, एरे ये जो 3 है यहाँ पर हम 1 पुट करा रहे हैं, और जो एरे 4 है, फोर्थ इंडेक्स है, वहाँ पर 3 वैल्यू पुट करा रहे हैं। हम एग्जैक्टली प्रोग्राम के अंदर ही ये चीज़ डिफाइन कर रहे हैं। बट क्या हो कि अगर हम यूज़र से कहें कि वो वैल्यू पुट करे, अब वो कैसे होगा, इसको हम पहले एक एनालॉजी से समझते हैं, एक स्टोरी से समझते हैं। कि जैसे हमारे पास एक नंबर ऑफ पीपल हैं, बजाय इसके कि हम खुद हर एक बंदे का नाम लिखें, यहाँ पर हम फर्स्ट नाम लिखें, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ऐसे हम नाम लिखें, हम क्या करते हैं कि हम ये जो पेपर है, नोटिस बोर्ड है, हम सबको ये क्लिप बोर्ड प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि आप अपना नाम लिखें। फर्स्ट नाम हमारे पास एलिस आ गया, देन बॉब, देन चार्ली, देन एव। ठीक है, तो हमारे पास ये सारे नाम आ गए। सारे नाम किसने लिखे, यूज़र ने लिखे। अब यूज़र कैसे फर्स्ट इंडेक्स पर अपनी वैल्यू लिखेगा, फर्स्ट इंडेक्स पर पहले यूज़र ने वैल्यू लिख दी, सेकंड पर दूसरे ने, थर्ड पर थर्ड ने, फोर्थ पर, और फिर फिफ्थ पर फिफ्थ वाले ने। तो ये चीज़ हमने कैसे कराई है, एग्जैक्टली इसको हम जब हम प्रोग्राम में देखेंगे तो हमें चीज़ों की मज़ीद क्लियरिटी होगी। तो बेसिकली इस प्रोग्राम में होता ही है कि जब हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं तो हम एक नल एरे इनिशियलाइज कराते हैं, जिसमें हम बेसिकली जितने नंबर ऑफ यूज़र हैं वो 1 बाय 1 अपनी वैल्यू पुट करते जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे होगा, तो हमारा फॉर लूप सबसे पहले 0 इंडेक्स पर आएगा, फर्स्ट बंदे की तरफ आएगा और देखेगा कि जो कंडीशन है वो टोटल नंबर से मीट तो नहीं कर गई। ठीक है, हम लास्ट नंबर से तो नहीं वैल्यू ले रहे, जो लास्ट बंदा है हम उसका नाम तो नहीं लिखवा रहे। अगर तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है तो वो किसी का नाम भी नहीं पूछेगा, बट कंडीशन ट्रू है, इसलिए अब हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, उस एरे में प्रॉम्प्ट लेगा। अब प्रॉम्प्ट जो ही हम लेते हैं तो बेसिकली प्रॉम्प्ट में हम क्या लिख रहे हैं, इनपुट एरे एलिमेंट। ठीक है,
इनपुट एरे एलिमेंट बेसिकली क्या करेगा, एक मैसेज शो कराएगा, एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है, एक पॉपअप बॉक्स ओपन होगा और वो यूजर से कहेगा कि आप एक इनपुट करें वैल्यू। ये इनपुट वैल्यू क्यों लिखी आ रही है, क्योंकि आपने लिखा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट जब भी आप लिखेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी जस्ट लाइक दिस स्क्रीन, और यहाँ पर यूजर ने एक वैल्यू इनपुट की तो फिर हमारी फर्स्ट वैल्यू इंटर हो चुकी है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास आई की वैल्यू पहले क्या थी, 0, 0 के बाद 1, 1 के लिए वो अगेन आई से वैल्यू प्रॉम्प्ट लेगा और अगेन हम एक सेकंड वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो जब ये तीसरी बार चलेगा तो तीसरी बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो जब 2 चलेगा तो यूजर अपनी थर्ड वैल्यू पुट करेगा और वो थर्ड इंडेक्स में हो जाएगी। देन वो चौथी दफा चलेगा और पांचवी दफा चलेगा। पांचवी दफा तब चलेगा जब आई की वैल्यू होगी 4, क्योंकि हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे थे, 0, 1, 2, 3 और 4, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट बेसिकली ये वाला जो हमारे पास ये जो बॉक्स है जो यूजर से वैल्यू ले रहे हैं, प्रॉम्प्ट की वजह से कितनी बार इसको लेनी चाहिए, 5 से कम लेनी चाहिए। आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, देन 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो जब ये 5 पर आता है तो 5 इज नॉट लेस देन 5, तो फिर कंडीशन फॉल्स होती है। इसलिए हमारे 5 दफा वैल्यू, तो पहली वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी, देन दिस वन, दिस वन, दिस वन। तो जब हमने ये चारों वैल्यू ले ली तो उसके बाद हम क्या करेंगे, हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। इस लूप से बाहर आने के बाद हम क्या प्रिंट कराएंगे, एलिमेंट्स ऑफ एरे यूजिंग फॉर लूप आफ्टर डिक्लेयरिंग नल एरे। तो ये जो नल एरे के बाद हमारे पास वैल्यूज आ रही थी, हमने पहली वैल्यू क्या पुट कराई थी, 5, देन 50, देन 40, देन 30 और देन 20। तो ये सारा कुछ हमारे पास लास्ट में शो होगा। पहले यूजर 5 दफा 5 इनपुट्स लेगा, ठीक है। 5 इनपुट्स, मल्टीपल इनपुट्स कैसे ली जाती हैं, प्रॉम्प्ट आप लिखेंगे। प्रॉम्प्ट कब लिखेंगे, लूप के बाद। आपने जो लूप लगाएगा, जो लूप लगाया, अगर आप यहाँ पर लिखते आई इज लेस देन 10, तो बेसिकली हमारा लूप 0 से स्टार्ट होता और लेस देन 10 होता और बेसिकली कितनी बार चलता, 10 बार चलता, 0 से लेकर 9 तक। और यूजर से हम कितनी वैल्यू ले रहे होते, 10 वैल्यू ले रहे होते, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितनी वैल्यूज ले रहे हैं, 5 वैल्यूज ले रहे हैं और हमारे आउटपुट में ये सारी वैल्यूज शो हो रही हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट प्रोग्राम की तरफ और लास्ट प्रोग्राम में बेसिकली हम ये सीखेंगे कि हम डायनामिकली कैसे वैल्यूज़ को चेंज करते हैं। और डायनामिक होता क्या है, मिसाल के तौर पर आप किसी वेबसाइट पर गए और आपने बटन प्रेस किया और बटन प्रेस करने के बाद कुछ चेंजेस आए, तो वो चेंजेस हम कैसे क्रिएट करते हैं और बटन कैसे क्रिएट करते हैं और बेसिकली बटन और फंक्शन का ताल्लुक कैसे क्रिएट करते हैं, ये हम इस लास्ट प्रोग्राम में सीखेंगे। और ये बहुत ईजी प्रोग्राम है, तो हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। मिसाल के तौर पर अगर आप कभी एलिवेटर में सफ़र किया हो, आप जब 0 फ्लोर पर थे, आप 0 फ्लोर से टॉप पर आते हैं और फिर आपको ख्याल आता है मैंने तो फ्लोर नंबर 1 पर जाना था, ठीक है। और आप एक बटन प्रेस करते हैं और वो बटन ट्रिगर होता है और बटन ट्रिगर होने के बाद आप 10th फ्लोर से वापस फ्लोर 1 की तरफ आ जाते हैं। तो बेसिकली आपने एक डायनामिक काम परफॉर्म किया है। हम यही काम वेबसाइट में भी कर सकते हैं। जब एक आप 0 फ्लोर से टॉप पर जाएँगे तो ऑब्वियसली हम एक लूप लगाएँगे, हम लूप लगाना सीख चुके हैं। तो जब आप 0 पर जाएँगे देन 1, 2, 3, तो हमारा लूप ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रहा होगा और कहाँ तक जाएगा, 10 से छोटा होगा। लूप मस्ट बी आई मस्ट बी लेस देन 10। तो 10 से छोटा मैक्सिमम नंबर क्या होता है, 9। तो हम 0 से लेकर 9 तक जाएँगे और जब बटन प्रेस करेंगे तो फिर हम जब टॉप फ्लोर पर होंगे तो भी हम कंडीशन देंगे कि अब हम 10th फ्लोर पर आ चुके हैं और 10th से हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे, फ्लोर 1 की तरफ। तो ये चीज़ हम कैसे प्रोग्रामिंग की मदद से करेंगे, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम ये प्रोग्राम रन करते हैं तो हमारा एक वेरिएबल हमने इंडेक्स के नाम से क्रिएट कर दिया और इंडेक्स के नाम से क्रिएट करने के बाद हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस। ओके, फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस हमारी वेबसाइट के ऊपर शो हो चुका है, ठीक है। अब हमारा फॉर लूप पहला कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और 0 से उसके बाद ये कंडीशन चेक करेगा, मस्ट कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन चेक करने के बाद हम आ जाएंगे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या कह रहा है, इंडेक्स नंबर 0, ठीक है। इंडेक्स नंबर 0 अब प्रिंट करा देंगे, देन हम इंडेक्स नंबर 1 पर आ जाएंगे, देन 2, 3, 4 और ये 9 तक क्यों जाएगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन ये है कि इंडेक्स मस्ट बी लेस देन 10, ठीक है। तो ये इंक्रीमेंट हो रही है, पहली बार जब 0 की वैल्यू पुट होगी, ठीक है, इंक्रीमेंट होगा तो इंडेक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 इज 1, ठीक है। देन आई की वैल्यू हमारे पास अब देखा जाएगा कंडीशन। अब ये जो हमारे पास 1 वैल्यू है 1, तो 1 इज लेस देन 10, ठीक है, कंडीशन ट्रू होगी और फिर हमारे पास सेकंड वैल्यू, थर्ड और फोर्थ और इस तरह हमारे पास सारी वैल्यूज पुट होंगी। जब हमारे पास ये 10 हो जाएगा
तो 10 इज नॉट लेस देन 10, ठीक है। तो 10 इज नॉट लेस देन 10। अब हम लूप से बाहर आ जाएंगे। जब लूप से बाहर आएंगे तो हम क्या शो करा रहे हैं, फॉर लूप स्टॉप्ड, ठीक है। फॉर लूप फिर हमारा स्टॉप हो जाएगा, बट उसके बाद हम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। फंक्शन क्या काम करता है, फंक्शन बेसिकली करेगा डिसेंडिंग ऑर्डर का फंक्शन हम क्रिएट करें। अब ये कैसे क्रिएट होगा, हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, 10 से, यानी कि अब हम टॉप पर हैं, अब हम 10 पर आ चुके हैं, ठीक है। और अब ये कंडीशन चेक होगी, क्या 10 0 से बड़ा है, ऑब्वियसली बड़ा है। तो जब बड़ा है तो क्या करो, 10 की इंडेक्स वैल्यू प्रिंट करा दो। पहली बात तो 10 प्रिंट हो गया। अब क्या करो, डिक्रीमेंट करो, इंडेक्स -1, यानी कि हमारे पास पहले 10 था, तो 10 - 1 क्या हुआ, 9। अब हम आ गए 9 के ऊपर, तो 9 के बाद फिर कंडीशन चेक होगी, ठीक है। तो कंडीशन चेक होने के बाद हम फिर वापस इस लूप में जाएंगे। जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती, हम तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो ये लूप कब तक चलेगा, जब तक 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा मैक्स, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होता है, 1। तो ये जो हमारा सेकंड लूप है वो 9 से लेकर कहाँ तक चलेगा, 1 तक। 9 से नहीं, 10 से, क्योंकि हमने पहला नंबर इसको क्या दिया हुआ है, 10, ठीक है। तो 10 पहले इनिशियल वैल्यू तो हमारे पास 10 आ जाएगी, और 10 से लेकर 1 तक चलेगा। और अब मुझे बताएं कि ये जो हमारा पहला लूप है ये कितने बार चलेगा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये 10 से छोटा है। इट मीन्स कि ये 0 से लेकर 9 तक जाएगा। तो एक बार जो हमारा लूप चलेगा वो 0 से लेकर 9 तक चलेगा, बट जो सेकंड लूप है, फंक्शन वाला लूप है, वो कितनी बार चलेगा, वो 10 से लेकर 1 तक जाएगा। बट हमने इस फंक्शन को, जब भी आप फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को एक कॉल की ज़रूरत होती है, यानी कि फंक्शन का बुलाना पड़ता है। अब देखिए, जब भी हम फंक्शन को बुलाएंगे तो ही फंक्शन चलेगा। अब हम कहाँ पर फंक्शन को बुला रहे हैं ये देखते हैं। हम लिख रहे हैं पैराग्राफ आईडी, एक डायनामिक कंटेंट है, ठीक है। आप आईडी कुछ भी दे सकते हैं प्रोग्राम में, ठीक है, किसी भी नाम से आप आईडी क्रिएट कर सकते हैं। आपने आईडी क्रिएट कर दी, ठीक है। आईडी आप तब क्रिएट करते हैं जब आप जावास्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं प्रोग्राम में। और अब आपने क्या लिखना है, क्लिक द बटन टू चेंज आउटपुट इनटू डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली ऐसे प्रिंट हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास हम क्या क्रिएट करें, दिस थिंग, बटन है क्रिएट करेंगे, ऑन क्लिक होने के बाद क्या हो, एक फंक्शन कॉल हो। कौन सा फंक्शन, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमने किधर बनाया था, ये। जो ही यूजर इस बटन को क्लिक करे तो बूम, एक जादू हो। और जादू होने के बाद क्या हो, हमारे पास ये सारी लिस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में शो होगी। क्यों, क्योंकि हमने लूप में ये सारी लिस्ट क्रिएट किया। तो ऑब्वियसली हमारा लूप मैक्सिमम 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 1 तक चलेगा, ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हमारे पास पहले 0 से लेकर 9 तक नंबर शो होंगे ड्यू टू दिस लूप। और जब हमारा ये बटन को क्लिक करने के बाद फंक्शन कॉल होगा तो हमारा सेकंड लूप चलेगा, और सेकंड लूप हमें ये वाली वैल्यूज देगा। तो दैट्स इट, ये था हमारा प्रोग्राम, ठीक है। पहले हमारा ये फर्स्ट लूप चलता है। फर्स्ट लूप के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में हम हर एक इंडेक्स की वैल्यू पुट करा रहे हैं, ठीक है। हर एक इंडेक्स की वैल्यू हमारे पास प्रिंट हो रही है। और उसके बाद हम ये जब फॉर लूप स्टॉप होता है तो हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, और फंक्शन के अंदर दूसरा प्रोग्राम लिखते हैं। और वो दूसरा प्रोग्राम क्या करता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू, डिसेंडिंग ऑर्डर 10 से स्टार्ट हो रहा है। 10 से स्टार्ट होने के बाद वो मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा जो लास्ट नंबर है वो 1 ही है, ठीक है। तो वो 1 तक चलेगा, एंड दैट्स इट। तो हमारा ये प्रोग्राम यही कुछ था। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।